थी, बल्कि मुझे वेट लिफ्टिंग का ऐसा जुनून था कि मैं खुद को उससे अलग ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास एक बेहद अजीब सिस्टम था। जब भी मैं ट्रेनिंग का हर सेट पूरा करता, सिस्टम मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट्स का बोनस देता था। वर्कआउट खत्म करने के बाद भूख लगने पर मैं सुपरमार्केट की तीसरी फ्लोर पर सप्लाईज ढूंढने चला गया। तभी एक अनोखी खुशबू ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैंने सिर घुमाकर देखा, वहां कई लकड़ी के शू रैक्स एक दूसरे के चारों ओर लगाए गए थे। जितना भी देखो ये साफ इंसानों का बनाया हुआ लग रहा था। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। अगर अभी इंसानों से सामना हो गया तो उनसे बात कैसे करूंगा? मैं खुद बोल नहीं सकता था, और दूसरी बात, उन्हें साइन लैंग्वेज भी नहीं आती होगी। मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक बगल वाला शू रैक गिर पड़ा, और उसी पल एक परछाई मेरी तरफ झपट्टी। उसकी स्पीड सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसके हाथ में पकड़े ब्लेड से ठंडी चमक निकली और सीधा मेरे गले की ओर वार हुआ। ये देखकर मैंने तुरंत अपना शरीर एक तरफ घुमाया और ब्लेड से बच गया। मेरे सामने खड़ा सर्वाइवर लिन फैन था। वो घबराकर मुझे घूर रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नजदीक से किया गया स्निक अटैक भी कोई डोड्स कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात, मैं उन सभी ज़ॉम्बीज़न से न जाने कितनी गुना ज्यादा ताकतवर था जिनका सामना वो पहले कर चुका था। लिन फैन के अलावा उसके साथ एक युवा लड़की, एक माँ और उसका बेटा, एक बुजुर्ग और सूट पहने एक मिडिल एज्ड आदमी भी था। लिन फैन रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर भाग गए। सिर्फ एक बुजुर्ग वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। मैंने सामने का हाल देखा, फिर दोनों हाथ उठाकर हवा में इशारे करने लगा। मैं कहना चाहता था कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और उनसे कहना चाहता था कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखकर लिन फैन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। मानना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि खो चुकी है। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं और किसी दूसरे को यहीं छोड़ दूं? क्या तुम हालात को और भी खराब नहीं बनाना चाहते? मैं फिर से इशारे करके समझाने ही वाला था कि तभी लिन फैन अचानक मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसके हाथ की स्टील ब्लेड फिर से मेरी ओर लपकी। उसी समय जो मिडिल एज्ड आदमी अभी बाहर गया था, वो अचानक पीछे से दौड़ता हुआ वापस आया। उसने वाटरमेलन नाइफ उठाई और सीधे मेरी गर्दन के पीछे वार कर दिया। ये देखकर मैंने पैर उठाकर लिन फैन को जोरदार किक मारी। वो पीछे उड़ता हुआ शू रैक तोड़कर जा गिरा। उसके तुरंत बाद मैंने पलटकर नाइफ से हमला किया। मिडिल एज्ड आदमी वार भी नहीं कर पाया था कि मैंने उसका दिमाग चीर दिया। ये इंसानी सर्वाइवर्स हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने मुझे बात करने का एक मौका तक नहीं दिया, लेकिन अब उनकी जान पर बन आई थी। मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रोक सकता था। उसी पल बेजान आंखों वाला वो बुजुर्ग अचानक लिन फैन की नाइफ उठाकर मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी और वो बुजुर्ग भी जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर लिन फैन की आंखों में तुरंत किलिंग इंटेंट भर गया। वो बिना एक पल गंवाए दोबारा मेरी ओर टूट पड़ा। अरे भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले हमला तुम लोगों ने किया था, तुम सबके वार सीधे मेरे सिर पर थे, और अब उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो? क्या सचमुच सभी लोगों को लगता है कि सीधे साधे लोगों को आसानी से दबाया जा सकता है? मैंने लिन फैन की कलाई पकड़ ली, दूसरा हाथ उसके सीने पर रखा और शोल्डर थ्रो मार दिया। अगले ही पल वो दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही लिन फैन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी कार ने उसे टक्कर मार दी हो। टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों ने उसके पूरे शरीर पर अनगिनत कट लगा दिए। आसपास के ज़ॉम्बीज़ ने खून की खुशबू सूंघ ली और फिर वे सब पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये नजारा देखकर जैसे ही लियू वेइवेई जाने वाली थी, उसने सब कुछ देख लिया। लिन फैन जल्दी जल्दी भागा। मैं भी टूटी हुई खिड़की तक पहुंचा, नीचे झांक कर देखा। लिन फैन ने रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा, और अगले ही पल वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। हालांकि उसकी ताकत मेरी जितनी नहीं थी, लेकिन वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। क्या वही इस दुनिया का डेस्टिन्ड चाइल्ड हो सकता है? अब जब दुश्मनी बन ही चुकी है तो उसे पूरी तरह खत्म करना ही होगा। मैं नीचे कूदकर उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी लियू वेइवेई बोली, मुझे पता है आप मेरी बात समझ सकते हैं, पहले मुझे खा लीजिए मेरे शरीर का मांस। लेकिन मैंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा नीचे जमीन पर कूद गया, फिर दोनों पैरों में जोर लगाया और उस इंसान का पीछा करने निकल पड़ा। आधा घंटा बाद मैं वापस सुपरमार्केट लौट आया। मुझे देखते ही लियू वेइवेई डरकर तुरंत पीछे हट गई, लेकिन उसे राहत मिली क्योंकि उसके साथ लिन फैन नहीं था। फिर मैंने मुंह खोला और हाथों से इशारे करने लगा, कभी उसकी तरफ इशारा करता तो कभी जमीन की तरफ। लियू वेइवेई मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे इरादे बुरे नहीं थे, बस मेरा दिखना थोड़ा डरावना था। मिस्टर ज़ॉम्बी, आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, सही कहा ना? उसकी बात सुनकर मैंने संतुष्टि से सिर हिला दिया। आखिरकार कोई तो मिला जो मेरी साइन लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं पेपर और पेन ढूंढ कर लाया और पूरी गंभीरता से लिखने लगा। ये देखकर लियू वेइवेई और भी उलझ गई। जब उसने मुझे लिखते देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मैंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखी। ज़ॉम्बी बनने के बाद ऐसे बारीक काम करना सच में मुश्किल था। जब मैंने नोटबुक उसे थमाई, उस पर लिखा था, मैं एक अच्छा ज़ॉम्बी हूँ, यहाँ सुरक्षित है। ये पढ़ते ही लियू वेइवेई के मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर मुझसे पूछा, जिस लिन फैन को आपने नीचे फेंका था उसका क्या हुआ? मैंने सिर झुकाए झुकाए लिखना जारी रखा। मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। मानना पड़ेगा, उसकी किस्मत थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। कई बार जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था, तभी ज़ॉम्बी होर्ड ने मुझे अजीब तरह से रास्ते से धक्का दे दिया, और जब मैं ज़ॉम्बी नेस्ट से बाहर निकला तब तक वो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ये जवाब सुनकर लियू वेइवेई ने राहत की सांस ली। इतने ताकतवर मिस्टर ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ नहीं पाए, तो शायद वो सुरक्षित होगा। उसके बाद मैंने लियू वेइवेई पर ध्यान देना बंद कर दिया। अभी अभी मिले सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मैंने
अपने मेंटल एट्रीब्यूट में डाल दिए। एक पल में मेरी सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। इसके बाद मैंने लियू वेइवेई से कहा कि बाकी दोनों लाशों को ठिकाने लगा दे। मुझे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लियू वेइवेई का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले इंसानों को नियम मानने ही पड़ते हैं। क्या इसका मतलब ये ज़ॉम्बी इंसानों को खाता ही नहीं? शायद शुरुआत से ही हमारी पूरी टीम ने उसे गलत समझ लिया था और इसी वजह से हालात यहाँ तक पहुंच गए जहाँ सबकी मौत हो गई। लेकिन अब पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला था। उसी समय मैंने उसे एक और नोट थमा दिया। उस पर लिखा था, जाकर कपड़े बदल लो। उसके बाद मैं वहां से निकल गया और टूटी हुई खिड़की से नीचे कूद पड़ा। तभी लियू वेइवेई को एहसास हुआ कि उसकी शॉर्ट स्लीव्स वाली शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। अंदर की स्किन हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा, वैसे भी अगर किसी ज़ॉम्बी ने देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? शायद ये वैसा ही होगा जैसे बिल्लियां या कुत्ते देख रहे हो। उधर मैं बाहर सिर्फ एक ही काम के लिए आया था, ज़ॉम्बीज से लड़ने। आखिर लड़ाई भी एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज ही तो होती है। मैंने बैकपैक से 2 नाइफ्स निकाली और सीधा ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच घुस गया। ऐसे ही लड़ते लड़ते रात हो गई। पूरी दोपहर बाहर लगातार दहाड़ने की आवाजें गूंजती रहीं। शीजिल्लू बहुत डर गया, लेकिन फिर भी उसने झांक कर नीचे देखा। मैं सच में 2 किचन नाइफ्स हाथ में लिए दूसरे ज़ॉम्बीज का पीछा करके उन्हें काट रहा था। लियू वेइवेई इतना जानती थी कि ज़ॉम्बीज रात में साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगर आसपास पर्याप्त खाना न हो तो वे अपने ही साथियों पर हमला कर देते हैं। क्या वो इस पूरे इलाके को अपना टेरिटरी बनाना चाहता है ताकि कोई दूसरा ज़ॉम्बी यहाँ न आए? तो क्या अब मैं उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी हूँ? यही सोचते सोचते लियू वेइवेई ने देखा कि मैं वापस आ चुका था। मुझे देखते ही वो हकलाते हुए बोली, ज़ॉम्बी मिस्टर ज़ॉम्बी, रात में ज़ॉम्बी जी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। आप हमें नहीं खाएंगे ना? मैंने सिर हिलाया। मेरे मन में क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स थे। फिर मैंने बैकपैक से हथेली जितना छोटा एक रेडियो निकाला और लियू वेइवेई के सामने रख दिया। रेडियो रखते ही उसमें एक गाना बजने लगा। अब पेश है सी स्काई स्काई। ये देखकर लियू वेइवेई और भी ज्यादा उलझ गई। कोई ज़ॉम्बी रेडियो भी इस्तेमाल करता है? करीब 10 मिनट तक गाना बजता रहा। फिर अचानक रेडियो रुक गया। सभी सर्वाइवर्स को नमस्कार, यह गैदरिंग पॉइंट नंबर 1 की रेडियो ब्रॉडकास्ट है। अब सुनिए ताजा समाचार। क्योटो रिसर्च टीम ने आर्टिफिशियल अवेकनिंग का तरीका खोज लिया है। अवेकनिंग सेरेमनी कल दोपहर आयोजित की जाएगी। सभी आम नागरिक स्वेच्छा से अवेकेंड पार्टिसिपेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लगता है अवेकेंड लोग काफी पहले ही इस दुनिया में आ चुके थे, लेकिन इतनी कम अवधि में आर्टिफिशियल इंटरवेंशन के जरिए अवेकनिंग का तरीका खोज निकालना सच में रिसर्चर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। और वो लिन फैन जरूर एक अवेकेंड होगा, बस उसका सही लेवल अभी पता नहीं था। इसके बाद मैं मेंस सेक्शन में गया। साफ कपड़ों का एक नया सेट पहनने के बाद मैंने लियू वेइवेई के लिए एक नोट छोड़ दिया। उस पर लिखा था, जल्दी आराम कर लेना, यहाँ सुरक्षित है। ये देखकर लियू वेइवेई के लिए मेरे सामने खड़े इस ज़ॉम्बी जेंटलमैन को समझना और भी मुश्किल हो गया। तुम तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी हो, फिर भी अपीयरेंस का इतना ध्यान रखना क्या सच में जरूरी है? इसके बाद मैं दूसरी फ्लोर पर बने जिम में पहुंचा और एक 100 किलोग्राम की बारबेल के साथ वर्कआउट शुरू कर दिया। पूरी रात एक्सरसाइज करने के बाद आखिरकार मेरे स्टेटस पैनल के सभी एट्रीब्यूट्स पूरी तरह बदल चुके थे। इस समय मैं अपने शरीर में आए जबरदस्त बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। मेरी आंखों के सामने की दुनिया धीमी होती हुई महसूस होने लगी। मैंने अंदाजा लगाया, अब मैं एक साथ ऐसे 10 लोगों से भी लड़ सकता हूँ। कल रात मैंने खुद को अच्छी तरह टेस्ट कर लिया। अब सिटी सेंटर जाकर हालात देखने का समय आ गया है। उधर सिटी सेंटर के पास एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर 5 लोगों की एक टीम इकट्ठा थी। इस टीम के सभी सदस्य अवेकेंड थे। कैप्टन कल चाओ जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया था उसी स्पेशल ज़ॉम्बी के बारे में, वो यहीं आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई असामान्य प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। कैप्टन कहलाने वाले युवा का चेहरा गंभीर था। स्पेशल ज़ॉम्बीज में अब इंटेलिजेंस इवॉल्व हो चुकी है। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो बेहद इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल है। उसे हर हाल में वापस ले जाना होगा। उसी समय नीचे बिनोक्यूलर से निगरानी कर रहा एक टीम मेंबर अचानक उत्साहित होकर चिल्लाया, कैप्टन सड़क पर बैकपैक पहने एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया है। चलते हुए वो लगातार आसपास का निरीक्षण कर रहा है। लगता है वही हमारा मिशन टारगेट है और वो लगभग यहाँ पहुंच चुका है। इस अवेकेंड स्क्वाड को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने मौजूद ज़ॉम्बी कम से कम कैप्टन लेवल का था। साधारण फायर आर्म्स उसे जानलेवा डैमेज नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए टीम के एक सदस्य ने अपना आरपीजी रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। ऊपर से सिर्फ इतना आदेश मिला है कि जहां तक हो सके उसे जिंदा पकड़ना। लेकिन हम सब जानते हैं सिर्फ एक स्क्वाड कैप्टन लेवल ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ ही नहीं सकती। मरने के बाद भी उसकी बॉडी रिसर्च के लिए बेहद कीमती रहेगी। उधर मैं अभी भी सप्लाईज तलाश रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा मेरे बेहद करीब पहुंच चुका है। मैं बस एक बात सोचकर हैरान था, आसपास इतने कम ज़ॉम्बीज क्यों हैं? अचानक दूर से आग की एक लपट मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही मेरी नजर दूर रूफटॉप पर खड़े इंसानों पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी। मैंने तुरंत साइड रोल किया। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? खुशकिस्मती से मैं समय रहते बच गया। हमले ने सिर्फ मेरी स्किन पर कुछ सफेद निशान छोड़े। अगर वो सीधा लग जाता तो चाहे मैं मरता नहीं, लेकिन मेरी पूरी स्किन जरूर उधड़ जाती। ये देखकर कैप्टन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इसके बाद उन्होंने मुझे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। उनमें से एक का शरीर बदलने लगा। वो हाफ ह्यूमन हाफ वोल्फ बन गया। बाकी 2 लोगों के हाथों में आग की लपटें जल उठी और आखिर में जो पहले बोल रहा था उसने अपना दायां हाथ हल्का सा बंद किया और उसके हाथ में एक आइस ब्लेड बन गई। उसी समय वेयरवुल्फ का विशाल पंजा तेज दरांती की तरह मेरे सिर की ओर झपटा। ये देखकर
मैं तुरंत एक तरफ हट गया और उसी समय मैंने पूरी ताकत से अपना दायां मुक्का चलाया, सीधा वेयरवुल्फ के पेट पर। उसका विशाल शरीर तुरंत हवा में उड़ गया और पीछे की एक शॉप का दरवाजा तोड़ते हुए जा गिरा। उसकी जिंदगी और मौत अब किसी को नहीं पता थी। ये देखकर कैप्टन की आंखें सदमे से फैल गईं। ओल्ड लियो वेयरवुल्फ बनने के बाद लगभग मैक्स लेवल के बराबर ताकत रखता है और उसके पास बेहद शक्तिशाली सेल्फ हीलिंग एबिलिटी भी है, लेकिन उसे सामने वाले ने एक ही पंच में ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि जिंदा है या नहीं कुछ पता नहीं। कैप्टन तुरंत घबराकर चिल्लाया, इन्फॉर्मेशन गलत थी, ओल्ड लियो को लेकर तुरंत पीछे हटो, मैं इसे रोकता हूँ। लेकिन बाकी टीम मेंबर्स उसकी बात सुनकर भी हिचकिचा रहे थे। ये देखकर कैप्टन का चेहरा और गंभीर हो गया। जल्दी जाओ, हर हाल में ये इन्फॉर्मेशन वापस पहुंचनी चाहिए। इस ज़ॉम्बी की ताकत कैप्टन लेवल नहीं है, सही कहूँ तो बहुत मुमकिन है कि ये कमांडर लेवल का हो। हम सब मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उधर मैं भी उन्हें ध्यान से देखने लगा। स्पष्ट था बोलने वाला ही इस टीम का लीडर था। ये आदमी कल वाले लड़के से कहीं बेहतर है और ये सभी अवेकेंड है। कोई हैरानी नहीं कि ये लोग खुलेआम बाहर घूमने की हिम्मत रखते हैं। मैंने कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया, इन सबको यहीं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब मैं एक ज़ॉम्बी था। चाहे इंसानों के प्रति कितना भी फ्रेंडली रहूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सामने वाले के मन में मेरे लिए कोई बुरी नीयत नहीं होगी। ऊपर से स्नेक अटैक भी उन्होंने ही पहले किया था। मेरा स्वभाव इतना अच्छा भी नहीं था कि कोई मुझ पर हमला करे और मैं मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दूं। अगले ही पल मेरा शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। मैं सीधा आग इस्तेमाल करने वाले एक आदमी की ओर झपटा, लेकिन कैप्टन ने यह देखते ही गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। उसने आइस ब्लेड उठाई और पूरी ताकत से मेरे सिर के पीछे वार किया। जैसे ही मैंने उस आइस ब्लेड को पकड़ा, उसकी ठंडक ने तुरंत मेरी मूवमेंट को धीमा कर दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक और फ्लेम मेरी तरफ आ गई। मैंने पहले उसे हाथ से झटक दिया और पूरी ताकत से फ्लेम्स को बिखेर दिया। फिर मैंने आइस ब्लेड पकड़े कैप्टन पर पंच जड़ दिया। एक पल में उसने दूसरी आइस ब्लेड बनाकर वार रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण दोनों आइस ब्लेड जोरदार आवाज के साथ टूट गईं। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया, लेकिन कैप्टन के पास उन्हें डांटने का भी समय नहीं था। खड़े मत रहो, भागो, ये ज़ॉम्बी पक्का कमांडर लेवल का है। इस बार सबने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। एक टीम मेंबर ने अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट चुके ओल्ड लियो को उठाया और बाकी सबके साथ मुड़कर भाग गया। लेकिन उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए रुक गया। कैप्टन लेवल, कमांडर लेवल, क्या यही इंसानों द्वारा तय किया गया अवेकेंड स्ट्रेंथ सिस्टम है? लेकिन कैप्टन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मैंने उसका गला मजबूती से पकड़ लिया। इस समय वो पूरी तरह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। आसपास के ज़ॉम्बीज शोर सुनकर इकट्ठा हो गए, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी आगे बढ़कर उसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कैप्टन हल्का सा हंसा, मुझे पता है तुम मेरी बात समझ सकते हो, लेकिन ज्यादा घमंड मत करना, मेरे साथी जरूर मेरा बदला लेंगे। मुझे उसकी बकवास सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे उसकी गर्दन मरोड़ दी, फिर उसकी बॉडी को बेपरवाही से ज़ॉम्बी होर्ड की तरफ फेंक दिया। तब तक बाकी 3 टीम मेंबर्स कई गलियां पार कर चुके थे और जाकर अपनी फीमेल टीम मेंबर से दोबारा मिल गए। हालांकि इस फीमेल टीम मेंबर भी एक अवेकेंड थी, लेकिन उसकी एबिलिटी सपोर्ट टाइप की थी। उसकी परसेप्शन एबिलिटी ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसी वजह से वो ज़ॉम्बी सीज में शामिल नहीं हुई थी। जैसे ही उसने टीम मेंबर्स को वापस आते देखा, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कैप्टन कहाँ हैं? कैप्टन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? एक टीम मेंबर ने सिर झुकाकर कहा। वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर था, कैप्टन शायद हमारे पीछे रुककर हमें कवर दे रहे हैं। ये कहते हुए उसने शर्म से अपना सिर और नीचे कर लिया। उधर ह्यूमन स्क्वाड के कैप्टन को खत्म करने के बाद मुझे सिस्टम से 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। सच में जितनी कठिन बैटल होती है, उतनी ही आसानी से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। तभी एक विशालकाय आकृति ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में अभी अभी भागे हुए ह्यूमन स्क्वाड की लाशें थीं। उसने उन्हें उठाकर सीधे मेरे सामने फेंक दिया। हालांकि उसकी दहाड़ पूरी तरह चुनौती से भरी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैं उसकी बात समझ पा रहा था। वो मुझे अपना बॉस मानकर ज्वाइन करना चाहता था। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई और सामने खड़े 2 मीटर से भी ऊंचे उस विशाल ज़ॉम्बी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कुछ समझने से पहले ही मैंने अचानक उसकी पिंडली पकड़ ली और उसे उठाकर धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। शुरुआत में वो विशाल ज़ॉम्बी गुस्से से पागल हो गया। वो पूरी ताकत से विरोध करने लगा, लेकिन कुछ ही देर संघर्ष करने के बाद उसे समझ आ गया कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी दहाड़ धीरे धीरे दया की गुहार में बदल गई। उधर गैदरिंग पॉइंट नंबर 3 में जो 5 लोगों की स्क्वाड मुझ पर हमला करने आई थी, उसमें से सिर्फ एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हालत में वापस लौटा और उसने एक बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। उधर इस पूरे मामले का कारण बना वो विशाल ज़ॉम्बी अब मेरा नया छोटा भाई बन चुका था। इसी समय लियू वेई ने मुझे वापस आते देखा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वो पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। मैं जब लगभग पूरा दिन बाहर रहा, तब जाकर उसे थोड़ी देर नींद आई। एक इंसान होने के नाते वो ह्यूमन गैदरिंग पॉइंट जाना चाहती थी, क्योंकि एक ज़ॉम्बी की प्रोटेक्शन में जीना उसे हमेशा किसी सपने जैसा लगता था। उधर मैं और विशाल ज़ॉम्बी जल्दी ही जिम पहुंच गए। मैंने कोई बेकार की बात नहीं की, सीधे ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं ऊपर कूदता, एक्सरसाइज करता और लगातार उसे भी साथ घसीटता रहा। ये देखकर विशाल ज़ॉम्बी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करो, मैं आखिर तक तुमसे लड़ूंगा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद वही विशाल ज़ॉम्बी जमीन पर दबा हुआ रहमत की भीख मांग रहा था। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दी, कॉम्बैट ट्रेनिंग कंप्लीट। एक एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुआ। मैंने उस विशाल
जॉम्बी की तरफ देखा जिसे मैं 5 बार पीट चुका था। वो जमीन पर पड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो उसने जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी हो। मैं बस इतना ही कह सकता था, कमाल है। फिर मैंने कई 100 किलोग्राम की बारबेल्स के साथ कट्स शुरू किए। उसके बाद एक और सेट पूरा किया। हर सेट पूरा होने पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ जाते थे। ताकतवर बनना सच में एक लत जैसा था। जल्द ही दोबारा रात हो गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि रात में ज़ॉम्बीज़ पागल हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को जिम में ही रहने दिया और खुद अकेला सुपरमार्केट की तीसरी फ्लोर पर लौट आया। मैंने एक नोट लिखा और लियू वेई वेई की तरफ फेंक दिया। उस पर लिखा था, कल हम दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। लियू वेई वेई ने सिर हिलाया। ठीक है, सब लोग मिस्टर ज़ॉम्बी की बात मानेंगे। असल में शिफ्ट होने की वजह ये थी कि मीट मेरी उम्मीद से कहीं तेजी से खत्म हो रहा था। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ रही थी, मुझे रॉ मीट भी पहले से ज्यादा चाहिए था। तभी एक मिडिल एज्ड महिला घबरा कर बोली, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे का फॉर्मूला मिल्क कौन लाएगा? मेरा बच्चा अभी सिर्फ 5 महीने का है। उस महिला ने पूरी हिम्मत जुटाई, तभी जाकर मेरी फीकी आंखों में देखने की हिम्मत कर पाई। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। फिर मैंने एक और नोट लिखा और लियू वेई वेई को दे दिया। उसने पढ़कर कहा, मिस्टर ज़ॉम्बी कह रहे हैं तुम लोग यहीं रह सकते हो, कम से कम फिलहाल यह जगह सुरक्षित है। महिला ने तुरंत पूछा, अगर आप नहीं होंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तभी लियू वेई वेई बोली, दीदी जरा सोचिए, अब कौन सा समय चल रहा है? क्या आप सच में उम्मीद कर रही हैं कि एक ज़ॉम्बी आपकी रक्षा करेगा? अगर कोई दूसरा ज़ॉम्बी होता तो अब तक हम सबको जिंदा खा चुका होता। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मुड़ा और नीचे चला गया। महिला अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लियू वेई वेई तुरंत आगे बढ़ी और उसका मुंह बंद कर दिया। बस अब एक शब्द भी मत बोलो, अगर मिस्टर ज़ॉम्बी नाराज हो गए तो हम सबको खा जाएंगे। महिला ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा रहे। ये सुनकर लियू वेई वेई का दिल भी पिघल गया। अचानक जोरदार धमाका हुआ। टूटी हुई खिड़की के सामने रखा शू कैबिनेट उड़ गया। एक विशाल ज़ॉम्बी सीधे खिड़की से अंदर घुस आया। उसके नुकीले पंजे बिजली की तरह चमके। अगले ही पल जमीन पर बैठी मिडिल एज्ड महिला उसके पंजों से आर पार हो गई। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे कसकर सीने से लगा लिया, लेकिन ज़ॉम्बी का पंजा उसकी पीठ चीरता हुआ सीने से बाहर निकल आया। बस बच्चा बाल बाल बच गया। इसके बाद ज़ॉम्बी ने महिला की लाश को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। प्लीज। लेकिन जैसे ही विशाल ज़ॉम्बी अगला कदम उठाने वाला था, एक आकृति उससे भी तेज स्पीड से वहां पहुंची। सिर्फ एक और विशाल ज़ॉम्बी दूर जा गिरा। मैंने उसके सामने खड़े ज़ॉम्बी को देखा। वो दिन के मुकाबले पूरी तरह बदल चुका था, पहले से कहीं ज्यादा उग्र और अराजक। क्या यही उस अजीब डेंजर सेंस की वजह है? लेकिन मैंने उसे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। पहले मैंने उसके सिर पर जोरदार पंच मारा, फिर उसे जमीन पर दबाकर लगातार मुक्के बरसाने लगा। लियू वेई वेई बुदबुदाई, तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, कोई हैरानी नहीं कि लिन फैन इसे हरा नहीं पाया। तभी उसे कुछ याद आया। वो तुरंत झुककर रोते हुए बच्चे को उठा लिया। मैं कई मिनट तक उस विशाल ज़ॉम्बी को पीटता रहा। फिर वही परिचित आवाज जो सुनाई दी, बॉस मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर दोबारा ऐसा किया हाँ तो यही मार डालूंगा। विशाल ज़ॉम्बी डर से कांप उठा। वो सिकुड़ कर बैठ गया, बेहद बेबस दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि उसने बॉस के टेरिटरी में घुसकर गलती की है। उसने बॉस को नाराज कर दिया था। ये पिटाई पूरी तरह उसकी अपनी गलती थी। लेकिन जाते जाते भी वो मिडिल एज्ड महिला की बॉडी उठाकर ले गया, क्योंकि उसे पता था बॉस इंसानों का मांस खाना पसंद नहीं करते। इसके बाद मैंने कई शेल्व्स खींचकर खिड़की के सामने लगा दी। लियू वेई वेई के पास से गुजरते हुए मैंने उसकी बाहों में मौजूद बच्चे की तरफ एक नजर डाली। लियू वेई वेई डर गई। उसे लगा मिस्टर ज़ॉम्बी को शायद छोटे बच्चे का मांस पसंद है। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। लेकिन मैंने सिर्फ एक नोट उसकी तरफ फेंका और नीचे चला गया। उस नोट पर लिखा था, अगर डर लग रहा हो तो ऊपर आ जाना। नोट पढ़ने के बाद लियू वेई वेई को लगा शायद मिस्टर ज़ॉम्बी के पास रहना ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका दिमाग सुन्न रह गया। क्या मैं गलत जगह आ गई हूँ? मिस्टर ज़ॉम्बी रेडियो पर गाना सुन रहे थे और साथ ही वर्कआउट भी कर रहे थे। क्या आजकल के ज़ॉम्बीज इतने डिसिप्लिन्ड भी होते हैं? अगले दिन सबसे पहले मैंने सुपरमार्केट में बचा हुआ सारा मीट अपने बैग में भर लिया। फिर लियू वेई वेई के लिए एक नोट लिखा। कुछ घंटों बाद हम निकलने वाले थे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हैं तो यहीं रह सकती हो। लेकिन कल की घटना के बाद लियू वेई वेई ने पूरी सिचुएशन को शांत दिमाग से सोचा। अगर वो अकेली यहीं रहती तो शायद रात में ज़ॉम्बीज उसे खा जाते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से साथ रहने के दौरान मिस्टर ज़ॉम्बी ने कभी इंसानों को नहीं खाया और मिस्टर ज़ॉम्बी थोड़ा जेंटल भी था। लियू वेई वेई बार बार खुद को यही समझाने लगी। जब हम सुपरमार्केट से बाहर निकले, चारों तरफ इक्का दुक्का ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। उन्होंने लियू वेई वेई को इंसान के रूप में जरूर देखा, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे शरीर से निकलने वाला ऑरा उन्हें सहज ही डरा देता था। कुछ ही देर में हम जिम पहुंच गए। वहां मौजूद 6 ताकतवर मेल ज़ॉम्बीज में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे। लेकिन उन दोनों से पहले से कहीं ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। शायद रात में एक दूसरे को खा जाने के बाद उनकी शुरुआती एवोल्यूशन हो चुकी थी और उनमें बुद्धि विकसित होने लगी थी। अब इन दोनों मस्कुलर ज़ॉम्बीज़ों को भी उस विशाल ज़ॉम्बी ने अपना जूनियर बना लिया था। दोनों ने लियू वेई वेई की तरफ लालच भरी नजर से देखा, लेकिन मेरे डर से उन्होंने कोई हरकत नहीं की। हमारे सुपरमार्केट छोड़ने के कुछ समय बाद अलग अलग कपड़े पहने 2 इंसान वहां पहुंचे। उनमें से एक लिन फैन था। कुछ दिन पहले वो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथों मरने से बचा था। बाद में उसे इस नई स्क्वाड ने बचा लिया और इस बार वो इन्हीं एस्पर्स को लेकर आया था। उसका मकसद था मुझे मार देना और लियू वेई वेई को मेरे हाथों से बचा लेना। लेकिन इस समय लिन फैन का चेहरा बेहद गंभीर था। उसकी आंखों में बेहद गहरी नफरत भरी हुई
हुई थी। उसे ल्यू वेवे कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा शायद ज़ॉम्बी उसे पहले ही खा चुका है। ये सारे ज़ॉम्बीज मर जाने चाहिए। सबके सब उसके हाथ में ठंडी चमक लहराई। उसका शरीर धुंधला हुआ और वो बिजली की रफ्तार से सुपरमार्केट के अंदर घुस गया। जहां जहां से वो गुजरा, हर ज़ॉम्बी सिर्फ एक वार में मारा गया। जब बाकी टीम मेंबर्स उसे रोकना चाहते थे तो कैप्टन ने उन्हें रोक दिया। वो बहुत दिनों से खुद को दबाए हुए था। उसे थोड़ा गुस्सा निकाल लेने दो। उधर हम उस 24 आवर जिम में पहुंच चुके थे जो मुझे कल मिला था। जिम के लॉकर रूम में ल्यू वेइवेई और बाकी महिलाओं ने पहले ही अपना नया बेस बना लिया था। धीरे धीरे आसमान फिर से अंधेरा होने लगा और अपने छोटे भाइयों को रात की पागलपन भरी हालत से बचाने के लिए मैं ल्यू वेइवेई के कमरे के बाहर ही वर्कआउट कर रहा था। तभी अचानक रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनाई दी। क्योटो गैदरिंग पॉइंट नंबर 3 में स्पेशल स्पीसीज ज़ॉम्बीज दिखाई दिए हैं। सभी गैदरिंग पॉइंट्स और सर्वाइवर्स ध्यान दें। कभी भी ज़ॉम्बीज पर भरोसा मत कीजिए। वे अब पहले की तरह माइंडलेस मॉन्स्टर्स नहीं रहे। वे अब हमारी रेस का हिस्सा नहीं है। एकजुट रहिए। क्योटो रिसर्च टीम ने अवेकेंड लोगों के लिए विशेष कल्टीवेशन मेथड विकसित कर ली है। कुछ खास तरीकों से अननोन फैक्टर्स को सक्रिय रूप से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज और भी मजबूत हो जाती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ जोखिम भी हैं। ये ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद मैंने 2 निष्कर्ष निकाले। पहला, कमांडर लेवल ज़ॉम्बीज अब इंसानों से सामान्य तरीके से बात कर सकते हैं। हालांकि मेरी ताकत अब टियर 2 के बराबर थी, लेकिन सिस्टम के अनुसार मैं अभी भी केवल फर्स्ट स्टेज में था। दूसरा, इंसान भी कुछ खास तरीकों से अननोन फैक्टर्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इसी तरह अपनी ताकत और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज को लगातार बढ़ा सकते हैं। उधर ये खबर सुनकर ल्यू वेइवे ने मेरी तरफ उलझन भरी नजर से देखा। मिस्टर ज़ॉम्बी, क्या ये सब सच में हो रहा है? वो पूरी तरह हैरान थी। तभी दूर से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मैं खिड़की तक गया और नीचे झांका। वाह, मेरा नंबर 1 छोटा भाई अपने पीछे 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज लेकर दौड़ रहा था। उन सभी की शक्लें बेहद अजीब थीं। साफ था ये सभी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज थे और हर एक फर्स्ट ईयर में पहुंच चुका था। मैं तुरंत नीचे कूद गया। जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, आसपास के सभी ज़ॉम्बीज मेरी तरफ देखने लगे। फिर एक एक करके सबने सिर झुका लिया। अच्छा काम किया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। नंबर 1 छोटा भाई गर्व से 2 बार दहाड़ा। अगले दिन जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे अंडरलिंग्स बाहर जमकर हंगामा मचा रहे थे। स्पेशल स्पीशीज ज़ॉम्बी चिपी बॉयज का एक बड़ा ग्रुप पूरे शहर में जुलूस की तरह घूम रहा था। जहां भी जाते हर विरोधी को हरा देते। सिर्फ आधे दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीता था और उन्होंने पहले ही 30 फर्स्ट ईयर ज़ॉम्बीज को रिक्रूट कर लिया था। आसपास के साधारण ज़ॉम्बीज ये ग्रुप देखकर ही डर जाते थे। कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तभी अचानक उनके सामने 4 मीटर लंबा एक विशाल ज़ॉम्बी आ गया। उसके पीछे 10 से भी ज्यादा स्पेशल स्पीशीज ज़ॉम्बिज़म्स खड़े थे और सामने वाला लेट स्टेज सेकंड ईयर ज़ॉम्बी था। उधर मुझे इन सब का बिल्कुल पता नहीं था। मैं अब भी आराम से एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन अब ट्रेनिंग से मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। अगर यही चलता रहा तो सेकंड ईयर तक पहुंचने में 2 दिन और लग जाते। मेरे अंडरलिंग्स मेरे एक भी मूव का सामना नहीं कर पाते थे, इसलिए एट्रीब्यूट्स बढ़ाने की स्पीड भी कम हो गई थी। तभी मुझे एक जानी पहचानी दहाड़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वो दोनों मस्कुलर ज़ॉम्बीज मेरी तरफ भागे चले आ रहे थे। भागते भागते मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बॉस नंबर 1 मुसीबत में है। ये सुनकर मैं बेवजह ही खुश हो गया। तो इसका मतलब उसे अपने से भी ताकतवर ज़ॉम्बी मिल गया। बढ़िया, मुझे भी एक अच्छा पंचिंग बैग चाहिए था। उधर विशाल ज़ॉम्बी ने नंबर 1 के सिर को मुर्गी के बच्चे की तरह पकड़ रखा था। वो उसे अपना अंडरलिंग बनाना चाहता था, लेकिन नंबर 1 ने साफ मना कर दिया। ये देखकर विशाल ज़ॉम्बी ने फिर से पंच उठाया। उसी समय एक आकृति बिजली जैसी स्पीड से वहां पहुंची। उसकी दहाड़ सुनकर आसपास के सभी ज़ॉम्बीज कांप उठे। मेरे छोटे भाई को मारने की हिम्मत की है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल मैं पूरे जोर से विशाल ज़ॉम्बी से टकरा गया। मैं बस एक कदम पीछे हटा, लेकिन उस विशाल ज़ॉम्बी का दायां हाथ पूरी तरह धंस गया। छिपा हुआ नुकसान उठाकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। शुरुआत में हम दोनों बराबरी से लड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस भेज रहा था। हर बैटल के साथ मेरे एट्रीब्यूट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। उधर विशाल ज़ॉम्बी की हालत हर पल और खराब होती जा रही थी। अचानक उसने पूरी ताकत लगा दी। मुझे लगा अब वो जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आखिर में वो कायर निकला। सीधे मुड़कर भाग गया। उसके बाकी फॉलोअर्स भी चारों तरफ भाग निकले, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं किया। एक वजह थी लगातार लड़ाई के बाद लगी तेज भूख, और दूसरी वजह सुबह रेडियो पर मिली वार्निंग। जब तक ये पता न हो कि सामने वाले ने कहीं एम्बश तो नहीं लगाया, तब तक सावधानी ही सबसे अच्छा विकल्प है। आखिर अब ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो चुके थे। इसके बाद मैं बुरी तरह घायल नंबर 1 को उठाकर बेस वापस ले आया। उसी से मुझे पता चला उस विशाल ज़ॉम्बी का भी एक बॉस है, और उसका बॉस बहुत संभव है कि थर्ड रियलम का ज़ॉम्बी हो। उधर मॉल के दूसरी तरफ वही विशाल ज़ॉम्बी एक छोटे कद वाले ज़ॉम्बी के सामने घुटनों के बल बैठा था। तुम कहना चाहते हो एक बेहद अजीब ज़ॉम्बी सामने आया और तुम हार गए? ऐसी हालत में मैं अभी अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम सेकंड टियर ज़ॉम्बीज में से आधे को साथ ले जाओ। जल्दी जाओ और बिना देर किए उसे खत्म कर दो। जिस अजीब ज़ॉम्बी की वो बात कर रहा था वो मैं ही था। ये लॉर्ड ज़ॉम्बी के एडवांस होने का सबसे महत्वपूर्ण समय था। शुरुआती स्टेज में इतनी मेहनत और रिसोर्सेज लगाए गए थे। अब किसी भी कीमत पर सब कुछ बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता था। हर छिपे हुए खतरे को खत्म करना जरूरी था। कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ दर्जन भर अलग अलग आकार के ज़ॉम्बीज मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से कोई भी नंबर 1 से कमजोर नहीं था। वाकई
वही विशाल ज़ॉम्बी दर्जन भर सेकंड टियर ज़ॉम्बीज को लेकर वापस आ गया था। इस बार उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। समर्पण करो या मर जाओ। मेरे पीछे खड़े दोनों मस्कुलर ज़ॉम्बीज डर से कांप रहे थे। शायद सामने वालों की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन विशाल ज़ॉम्बी हमला करता उससे पहले ही मैं बिजली जैसी स्पीड से सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर विशाल ज़ॉम्बी दंग रह गया। उसे लगा था इतने बड़े ग्रुप को देखकर मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैंने तो पहले ही हमला कर दिया। सबसे पहले मैंने एक जोरदार विप किक मारी। वो सामने खड़े लाल रंग के ज़ॉम्बी के चेहरे पर लगी। वो सीधा हवा में उड़ गया। मुझे सोचने का भी समय नहीं मिला। दूसरे ज़ॉम्बी का विशाल पंच मैंने बैकहैंड से रोक लिया। ये देखकर विशाल ज़ॉम्बी के दिल में जबरदस्त हलचल मच गई। उसकी आंखों में लालच की एक चमक उभरी। अगर इसे बॉस के सामने ले जाया जाए तो शायद ये बॉस के बराबर पहुंच सकता है। जल्द ही मैं दबने लगा, लेकिन तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन फिर सुनाई दी। अजीब बात ये थी, मार खाते हुए भी मुझे मजा आ रहा था। हो गया, आखिरकार हो गया। उधर ऊपर खड़ी लियू वेई वेई घबराकर सोच रही थी, अगर मिस्टर ज़ॉम्बी मर गए तो चाहे मुझे ज़ॉम्बीज ना भी खाएं, मैं भूख से ही मर जाऊंगी। ऊपर से लड़ाई की आवाज सुनकर लियू वेई वेई ने खिड़की से झांका। सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसी क्षण मैंने आखिरकार 100वां एट्रीब्यूट पॉइंट पूरा कर लिया और सफलतापूर्वक अर्ली स्टेज सेकंड टियर में एडवांस हो गया। एक पल में मेरे पूरे शरीर में उबलती हुई ताकत दौड़ गई। मैंने अचानक एक ज़ॉम्बी का सिर पकड़ लिया और पूरी ताकत से पंच मारा, भयंकर इम्पैक्ट के साथ। वो ज़ॉम्बी सीधा बैटलफील्ड से बाहर उड़ गया। एक पल के लिए बाकी सभी ज़ॉम्बीज जड़ हो गए। ये अजीब ज़ॉम्बी इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल ही बेहिसाब है। अब इन सेकंड टियर ज़ॉम्बीज के शक्तिशाली शरीर मेरे हाथों में कागज जैसे हल्के लग रहे थे। 5 मिनट भी नहीं बीते थे और पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ वही विशाल ज़ॉम्बी बचा था। उसकी दाहिनी टांग टूट चुकी थी। उसका विशाल शरीर दुकान के अंदर सब कुछ ढह गया और मलबे में बदल गया। या तो उठो और गिरो या फिर मर जाओ। मैं उस हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी की छाती पर खड़ा होकर उसे नीचे देख रहा था। वो हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी सच में समझ नहीं पा रहा था, मेरा शरीर इतना छोटा है, फिर भी इसमें इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। लेकिन उसने मान लिया कि मैं उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर भी उसके हिसाब से शायद मैं उसके बॉस का मुकाबला भी नहीं कर सकता। लॉर्ड की तो बात ही अलग थी, इसलिए उसने मेरे सामने झुकना नहीं चुना। मैंने भी उससे बेकार की कोई बात नहीं की। सीधे अपनी हथेली को ब्लेड में बदलकर उसके सिर पर वार कर दिया। उसकी आंखें दोनों तरफ फैल गईं और वो मुझे घूरने लगा। फिर उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऊपर खड़ा लियू पूरी तरह शॉक में था, खासकर जब उसने देखा कि मैं अपने से कई गुना बड़े ज़ॉम्बी को मार रहा हूँ। पता नहीं क्यों उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी प्रशंसा पैदा हो गई। इस लड़ाई के बाद मुझे लगा कि मुझे काफी कुछ हासिल हुआ है। सबसे पहले मेरी ताकत में ब्रेक थ्रू हुआ। दूसरी बात, अब ये तय हो चुका था कि मेरी स्ट्रेंथ दूसरे टियर से काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन क्या मैं तीसरे टियर तक पहुंच चुका हूँ, ये अभी साफ नहीं था। तभी अचानक मुझे जमीन कांपती हुई महसूस हुई। इससे मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यहाँ उसका असर हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन सिटी सेंटर के बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर ये कंपन बहुत साफ महसूस हो रही थी। हाँ, हमारे लॉर्ड जरूर सफल होंगे। सी सिटी हमेशा के लिए हमारा इलाका बन जाएगा। नहीं, पूरी दुनिया हमारी होगी। उसी समय बाई कुछ दूरी पर एक रिकॉनेसेंस टीम मौजूद थी। टीम का एक पुरुष सदस्य अचानक खून की उल्टी कर बैठा। मैंने उस दहाड़ के मालिक की प्रेजेंस महसूस कर ली है। इतनी विशाल एबिलिटी कमांडर लेवल से बहुत ऊपर है। बहुत मुमकिन है कि वो लेजेंडरी टियर 4 ज़ॉम्बी हो। लगता है उसने हमें ढूंढ लिया है, जल्दी चलो। लेकिन अगले ही पल तीनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। हमारे लॉर्ड अभी पूरी तरह जागे नहीं हैं। हम तुम्हारे जैसे चींटियों को उनकी योजना खराब नहीं करने देंगे। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि इन दिनों सड़कों पर पहले की तुलना में ज़ॉम्बीज बहुत कम दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में जो जबरदस्त बुलावा महसूस होता था वो भी अब पूरी तरह गायब हो चुका था। इस बात ने मुझे काफी उलझन में डाल दिया। मिस्टर ज़ॉम्बी, जल्दी ऊपर आइए, बच्चा मरने वाला है। ये सुनते ही मैं एक छलांग में दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने लियू वेई वेई की बाहों में पड़े बच्चे को देखा, जिसकी सांसें लगातार कमजोर होती जा रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ पेट दर्द से किसी बच्चे की जान चली जाएगी? लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बच्चे का इन दिनों हो रहे कंपन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। उस भूकंप जैसे झटके के बाद से हवा में जैसे कुछ पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गया था। लेकिन मौजूदा हालात देखकर आज इस बच्चे का बचना लगभग नामुमकिन था। उसे खुद से ज़ॉम्बी में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय इलाज की कोई कंडीशन मौजूद ही नहीं थी। बच्चे को खुद इन्फेक्शन स्वीकार करने देना ही शायद इकलौता रास्ता था। मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी के नाखून की नोक तोड़ दी। मेरे धूसर काले नाखून पर सड़ा हुआ खून लगा हुआ था। मैंने उसे सीधे बच्चे के मुंह में रख दिया। मिस्टर ज़ॉम्बी, हम अब कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, लेकिन क्या आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते? अभी वाला तरीका बहुत अचानक और बहुत घिनौना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जिस बच्चे की सांसें अभी अभी बहुत हल्की रह गई थीं, उसने अपने छोटे से मुंह से उस घिनौने दिखने वाले नाखून को चूसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी धड़कन फिर से मजबूत होने लगी, यहाँ तक कि उसके दांत भी अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने लगे। रुको, ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? हालांकि उसे पता था कि ज़ॉम्बी बनने वाले इंसानों के शरीर में बदलाव आता है। उसने अपनी आंखों से लोगों को इन्फेक्टेड होते भी देखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन्फेक्टेड बच्चे इतनी तेजी से बड़े भी हो जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, मैं भी पूरी तरह दंग रह गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को उठा लिया जो अभी भी बदल रही थी। फिर
फिर मैंने चेंजिंग रूम की तरफ इशारा किया और लियू वेवे को पहले वापस जाने का संकेत दिया, लेकिन अगले ही पल उस बच्ची ने अचानक अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, अब तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया कि आखिर है क्या, ज़ॉम्बी या इंसान? ये बोल कैसे सकती है? अगर ये ज़ॉम्बी है तो साफ था कि ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं हो सकती, और अगर इंसान है तो अभी सिर्फ आधा घंटा ही तो बीता है। लेकिन वो 7-8 साल की बच्ची जितनी बड़ी हो चुकी थी, उसके नुकीले दांत तो बिल्कुल इंसानों जैसे भी नहीं लग रहे थे। उसी समय वो छोटी लड़की मेरी बाएं से लिपट गई। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, बेबी को भूख लगी है। मैंने तुरंत चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास पड़े बैकपैक की तरफ इशारा किया, फिर जोर से कहा, उधर खाना रखा है। छोटी लड़की ने सच में मेरी बात समझ ली। वो छलांग लगाकर नीचे उतरी, लेकिन अभी नए शरीर की आदत न होने की वजह से थोड़ा लड़खड़ा गई। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया। वो पलटकर वापस आई और मेरी छोटी उंगली पकड़ ली। उसके चेहरे पर मुझसे बिछड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसे देखकर मेरे पास उसके साथ चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बड़े ध्यान से दूध की एक बोतल उठाकर मेरे मुंह की तरफ ले आई। छोटी लड़की ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। एक पल के लिए मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। ज़ॉम्बीज़ तो दूध नहीं पीते, तो क्या इसे इंसान माना जाए? बाहर की आवाजें सुनकर लियू वेई वेई अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। जब उसने 7-8 साल की एक बच्ची को दूध पीते देखा तो उसका दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। छोटी लड़की ने भी दरवाजे की उस दरार को देख लिया। उसने सामने झांकती हुई लियू वेई वेई की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, दीदी। ये सुनकर मुझे सच में शिकायत करने का मन हुआ। अरे, इसे मम्मी नहीं कहना चाहिए था। लियू वेई वेई आखिर बड़ी बहन कैसे बन गई? मैं अभी पिता बनने के बारे में सोच ही रहा था कि खिड़की खोलने वाला था। आखिर बच्ची अब इतनी बड़ी हो चुकी थी, उसे हमेशा बिना कपड़ों के तो नहीं रखा जा सकता। टॉयज और स्नैक्स तो जरूरी थे ही। वैसे भी अब सब कुछ 0 युएन में मिल रहा था। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल छोटी लड़की फुर्र से दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। उसने मेरी टांग कसकर पकड़ ली और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। पापा मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गया। फिर मैंने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और दोनों साथ में खिड़की से बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ लियू वेई वेई का हैरान चेहरा रह गया। कुछ देर बाद मैंने कोई भी कपड़ा उठाकर छोटी लड़की को पहना दिया, फिर उसके लिए कुछ और कपड़े लेकर बेस भेजने के लिए अलग रख दिए। लेकिन जैसे ही मैं नीचे वापस जाकर ट्रेनिंग करने वाला था, ये लड़की हैरान कर देने वाली स्पीड से भाग कर आई और फिर से मेरी टांग पकड़ ली। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार मैंने उसे अपने पास बैठकर मेरी ट्रेनिंग देखने दी। वैसे भी वो ज़ॉम्बीज़ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन इस छोटी लड़की का शांत बैठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पापा चलिए। दोपहर तक अंडरलिंग नंबर 1 एक दर्जन से भी ज्यादा फर्स्ट ईयर ज़ॉम्बीज़ को लेकर वापस आ गया। उसने छोटी लड़की की उत्सुक नजरें देखी। उसने अपनी पतली उंगली से उसके सिर को हल्के से छुआ, मानो ये कंफर्म कर रहा हो कि सामने वाली भी उसी की तरह है या नहीं। तुम मुझे छू क्यों नहीं सकते? ये सुनते ही अंडरलिंग नंबर 1 थोड़ा डर गया और तुरंत अपनी उंगली पीछे खींच ली। ये लड़की इतनी साफ साफ बातें कैसे कर सकती है? हो सकता है वो बहुत ताकतवर ना हो, लेकिन एक बात पक्की थी, उसके शरीर से एक जानी पहचानी ऑरा निकल रही थी। अंडरलिंग नंबर 1 ने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा, जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। क्या ज़ॉम्बीज़ के भी बच्चे हो सकते हैं? इस सवाल ने उसका सीपीयू पूरी तरह बर्न आउट कर दिया। मैंने बड़े और छोटे की इस बातचीत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे अंडरलिंग नंबर 1 को आदेश दिया कि वो ज़ॉम्बीज़ को साथ लेकर जाए और कुछ स्नैक्स और टॉयज ढूंढकर वापस लाए। ज्यादा समय नहीं लगा। अंडरलिंग नंबर 1 कुछ चीजें उठाकर वापस आ गया। उसने एक बुरी तरह घायल ज़ॉम्बी डॉग छोटी लड़की के सामने फेंक दिया। इस ज़ॉम्बी डॉग को पकड़ने में अंडरलिंग नंबर 1 को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। ज़ॉम्बी डॉग का आकार बड़े कुत्तों से भी बड़ा था। उसका मुंह बेहद नुकीले और खतरनाक दांतों से भरा हुआ था। ये देखकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। क्या ये बच्चों के खेलने की चीज है? मैं अभी अपने अंडरलिंग को डांटने ही वाला था, तभी मैंने देखा छोटी लड़की खुशी खुशी ज़ॉम्बी डॉग के कान थपथपा रही थी। ज़ॉम्बी डॉग गुस्से से दहाड़ा और उसे काटने के लिए झपटा। डॉगी, तुम बहुत बदमाश हो। छटाक! छोटी लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ज़ॉम्बी डॉग उसी थप्पड़ से पूरी तरह चकरा गया। उसका जबड़ा भी टेढ़ा हो गया। उसने सामने उस छोटी लड़की को देखा जो अब उससे भी ऊंची लग रही थी। ज़ॉम्बी डॉग को तो अपनी पूरी डॉग लाइफ पर ही शक होने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी निडर होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक उसे पसंद है, कम से कम वो मुझे बार बार परेशान तो नहीं करेगी। छोटी लड़की बिल्कुल भी शर्माई नहीं। वो उछलकर ज़ॉम्बी डॉग की पीठ पर चढ़ गई और फिर मजे से डॉग राइडिंग गेम खेलने लगी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ज़ॉम्बी क्राइसिस अब खत्म होने वाली हो। लेकिन हवा में मौजूद वो अनजान फैक्टर्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे, बल्कि वो अब भी धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे थे। अचानक मुझे जैसे कुछ समझ आया। मैं अब इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। क्या सिर्फ 3rd ईयर ज़ॉम्बीज़ ही इंसानी भाषा बोल सकते हैं, या फिर जब स्पिरिट किसी खास लेवल तक पहुंच जाती है तभी बोलने की एबिलिटी मिलती है? उसी समय छोटी लड़की पिछले कुछ दिनों की दोस्ताना इंटरेक्शन के बाद ज़ॉम्बी डॉग पूरी तरह उस छोटी लड़की का आज्ञाकारी बन चुका था। अगर वो दांत दिखाने की भी हिम्मत करता तो उसे तुरंत सबक मिल जाता। मैंने उसके छोटे से सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर कहा, अब जब तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारा एक नाम भी होना चाहिए। आज से तुम्हारा नाम चेन शियाओहान होगा। ये सुनते ही छोटी लड़की खुशी से खिल उठी। वो दौड़कर आई और मेरी टांग से लिपट गई। ठीक है, ठीक है, अब मेरा भी एक नाम है। थैंक्स पापा। ऊपर खड़ी लियू वेई वेई फिर से शौक में पड़ गई। मिस्टर ज़ॉम्बी अब बात भी कर सकते हैं। ऐसा तो सिर्फ 3rd ईयर ज़ॉम्बीज़ ही कर सकते हैं। सिर्फ वही इंसानों की भाषा बोल पाते हैं। लेकिन मैं किसी
और बात के बारे में सोच रहा था। क्या लियू वेइवे को इंसानों की सेटलमेंट तक भेज देना चाहिए? मेरी ताकत के साथ अब इंसानी सेटलमेंट के पास जाना भी ज्यादा खतरनाक नहीं था। और जहां तक उस बेहद लकी लिन फैन की बात है, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। हमारे बीच की छोटी मोटी दुश्मनी यहीं खत्म मान लेते हैं। उसी वक्त दूर कहीं से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी, साथ ही लगातार गनशॉट्स की आवाजें भी आ रही थी। आवाज की तीव्रता सुनकर ही समझ आ गया कि ये कुछ लोगों का काम नहीं हो सकता। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने चेन शियाओहान और बाकी लोगों को उठाया, फिर एक छलांग लगाकर पास के मकान की छत पर पहुंच गया। मैंने आवाज की दिशा में नजर डाली। उधर दूर तक इंसानों की भीड़ दिखाई दे रही थी। कम से कम 1000 सर्वाइवर्स वहां मौजूद थे और सभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके साथ दर्जनों मॉडिफाइड आर्मर्ड व्हीकल्स भी थे। हर आर्मर्ड व्हीकल पर मशीन गन्स और भारी गन बैरल्स लगे हुए थे। इंसानों की तरफ से मचा हुआ शोर बहुत बड़ा था। आखिर इतना बड़ा तमाशा देखे बिना कैसे रहा जा सकता था? मेरे मन में भी हल्की सी उत्सुकता होने लगी। वैसे भी मैं सिर्फ दूर से देखने वाला था। शायद मुझे थर्ड टियर फाइटर्स की लड़ाई देखने का मौका मिल जाए। इससे अपनी ताकत का अंदाजा लगाना भी आसान हो जाएगा। उसी समय शॉपिंग मॉल की तरफ पहाड़ जितना विशाल फ्लैश माउंटेन खड़ा था। उसके मांस के ढेरों से लगातार नए ज़ॉम्बीज निकल रहे थे। वो सिर्फ सेकंड टियर ज़ॉम्बीज ही नहीं बना सकता था। दूसरी तरफ इंसानों के कैंप के सामने 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज खड़े थे। कुछ के पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी पल फट जाएंगे। कुछ के हाथ मांस से बनी विशाल ब्रॉडसोर्ड जैसे थे। कुछ का शरीर बेहद छोटा था, लेकिन उनकी स्पीड बेहद डरावनी थी। इंसानों की तरफ से 5 थर्ड टियर एक्सपर्ट्स मैदान में उतरे थे और उसी तरह उन्हें भी 5 थर्ड टियर ज़ॉम्बीज ने रोक रखा था। इधर मैं आखिरकार चेन शियाओहान को लियू वेइवे के पास छोड़ने में कामयाब हो गया। इस बार चाहे वो कितना भी रोई, कोई फायदा नहीं हुआ। जब इंसान बाकी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, मैं सीधे फ्लैश माउंटेन के सामने पहुंच गया। उसे सामने से देखकर मैं भी दंग रह गया। इतने विशाल आकार को आखिर मारा कैसे जाए? यहाँ तक कि कहाँ जा सकता था? थर्ड टियर का हमला भी उसके लिए गुदगुदी जैसा था। लेकिन न जाने क्यों मेरे सामने खड़ा ये फ्लैश माउंटेन मुझे बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। ये एहसास बहुत अजीब था। अचानक उसके खुले हुए मांस से कई टेंटिकल्स बाहर निकल आए। उन्होंने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मुझे उनमें हल्का सा खींचने वाला फोर्स महसूस हुआ। वो मुझे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। संयोग से मैं भी इसका स्वाद चखना चाहता था। मैंने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया, फिर हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और उसका एक बड़ा मांस का टुकड़ा काट लिया। एक बाइट लेते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये मांस सड़े हुए मांस से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था और मेरे अंदर की भूख और भी तेज हो गई। साथ ही मेरे एट्रीब्यूट्स भी लगातार बढ़ने लगे। लेकिन जब मैं दोबारा खाने ही वाला था, तभी पीछे से तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। अगले ही पल मैं सीधे फ्लैश वॉल से टकरा गया। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षण बाद हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मेरे सामने मांस और खून से बनी एक चौड़ी सुरंग थी। वो लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। क्या मैं फ्लैश माउंटेन के अंदर आ गया था? मैंने फिर सुरंग की गहराई में देखा। वही परिचित बुलावे वाला एहसास फिर से मुझे अपनी ओर खींचने लगा। करीब 7-8 मीटर आगे मांस की दीवार अचानक फट गई और पोर्टल जैसी एक दरार खुल गई। उसके भीतर से 3 बेहद ताकतवर ऑरा वाले ज़ॉम्बीज बाहर आए। सबसे आगे एक ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी था। उसके दोनों तरफ एक टेढ़े मेढ़े चेहरे वाला ज़ॉम्बी बुल और एक अजीब ज़ॉम्बी था जिसका सिर कुत्ते का और शरीर बिल्ली का था। ज़ॉम्बी बुल ने मुझे ठंडी आवाज में कहा, अजनबी ज़ॉम्बी, हमारे लॉर्ड की तुम्हें थोड़ी दिलचस्पी है। आज से तुम भी हमारे लॉर्ड का हिस्सा बन जाओ। ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, जो चीज थर्ड टियर ज़ॉम्बीज को भी अपना अधीन बना सकती है, क्या ये फ्लैश माउंटेन सच में फोर्थ टियर ज़ॉम्बी हो सकता है? अचानक ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी बिजली की स्पीड से मेरी तरफ झपटा। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। उसका अजीब सा मुक्का शायद वही था जिसने बाहर मुझ पर स्नेक अटैक किया था, लेकिन मेरी रिएक्शन उससे भी तेज थी। मैंने तेज हवा से भरे उसके पंच को डोज कर दिया और अपना मुक्का सीधे उसकी छाती पर दे मारा। ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी उड़कर दूर जा गिरा। ये देखकर ज़ॉम्बी बुल हल्का सा शॉक में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताकत दबाई क्यों नहीं गई? आखिर ये सब उनके लॉर्ड के शरीर के अंदर हो रहा था। यहाँ हमेशा एक ऐसी शक्ति रहती थी जो बाहर से आने वालों की ताकत में बाधा डालती थी। असल में शुरुआत में मैंने भी उस ताकत को महसूस किया था, लेकिन वो शक्ति मेरे शरीर की स्किन तक नहीं भेज सकी, इसलिए मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसी समय कुत्ते के सिर और बिल्ली के शरीर वाला ज़ॉम्बी कुछ समझ गया। अब समझ आया हमारे लॉर्ड ने तुम्हें दिलचस्पी क्यों दिखाई। अचानक मैं मुस्कुराया और उन तीनों ज़ॉम्बीज को देखने लगा। अगर तुम्हारी ताकत भी दब चुकी है तो तुम तीनों काफी अच्छे सैंडबैग्स साबित होंगे। ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी धंसी हुई छाती की तरफ देखा। मैं मानता हूँ अभी मैं लापरवाह था, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो? एक साथ हमला करो, इसे मार डालो। उधर फ्लैश माउंटेन के बाहर किसी को भी अंदर चल रही लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं था। बाहर 5 कमांडर्स और 5 थर्ड टियर ज़ॉम्बीज काफी देर तक लड़ते रहे। आखिरकार 3 थर्ड टियर ज़ॉम्बीज आग में जलकर राख हो गए। बाकी बचे 2 ज़ॉम्बीज ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इंसानों का थर्ड टियर एक्सपर्ट अपनी एबिलिटी को इस लेवल तक विकसित कर चुका होगा। दोनों तुरंत मुड़े और फ्लैश माउंटेन की तरफ भाग गए। कमांडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी देर चर्चा की। आखिर उन्होंने फैसला किया कि फोर्थ टियर ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके अंदर जाना होगा। इधर फ्लैश माउंटेन के अंदर मैंने जमीन पर पड़े तीनों ज़ॉम्बीज की लाशों की तरफ देखा। किसी का सिर पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था तो किसी का शरीर बीच से फट गया था। फिर मैंने अपनी धंसी हुई छाती की तरफ देखा। मैंने आराम से दीवार से मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और सीधे मुंह
में डाल लिया। अकेले एक थर्ड टियर ज़ॉम्बी मुझसे कमजोर था, लेकिन तीनों मिलकर मेरे लिए फिर भी कुछ हद तक खतरा पैदा कर सकते थे। खुशकिस्मती से मैं लड़ाई के दौरान लगातार मजबूत होता जाता हूँ, वरना आखिर जीत किसकी होती ये कहना मुश्किल था। मैं कई सौ मीटर आगे बढ़ता गया, तभी मेरे सामने फिर वही 3 परिचित चेहरे आ गए। मैंने उन्हें देखकर हल्की हैरानी से कहा, तुम लोग फिर से जिंदा हो गए? ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी हंस पड़ा। मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो और काफी स्पेशल भी हो, लेकिन बस इतना ही, हम अमर हैं। हर बार मरने के बाद हमारे लॉर्ड हमें और भी ज्यादा ताकत देते हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हमारे लॉर्ड के सामने समर्पण कर दो, अपना शरीर उन्हें अर्पित कर दो। हमारे लॉर्ड बहुत उदार हैं, वो तुम्हें अमरता की शक्ति देंगे। लेकिन ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अगले ही पल वो फिर दूर जाकर गिरा। धत्तेरे की, तुम ज़ॉम्बीज इतनी बेकार बातें क्यों करते रहते हो? समझ नहीं आता ये आदत तुम लोगों में आई कहां से? क्या तुम सबको शो ऑफ करने की बीमारी है? इसके बाद हम चारों ज़ॉम्बीज फिर से भीषण लड़ाई में भिड़ गए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि सामने वाले तीनों की ताकत पहले से बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों ज़ॉम्बीज अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके चेहरे शौक से भर गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा सेकंड टियर ज़ॉम्बी पहली लड़ाई की तुलना में अब कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जमीन पर पड़े ज़ॉम्बी बुल की सांसें अभी चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें नाखुशी से भरी हुई थीं। क्या तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे थे? लेकिन मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे एक पैर से उसका सिर कुचल दिया, लेकिन इस बार मैं तुरंत आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं रुककर उन तीनों ज़ॉम्बीज की लाशों को ध्यान से देखने लगा। फ्लैश वॉल से अनगिनत टेंटिकल्स बाहर निकले, उन्होंने तीनों लाशों को लपेट लिया और अगले ही पल वो बॉडीज पूरी तरह गायब हो गई। करीब 3 मिनट बाद 3 आकृतियां फिर से भयंकर ऑरा के साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ी। इस बार उनकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं भी कोई ऐसा नहीं था जो सिर्फ खाता ही रहे। मुझे लड़ते लड़ते खुद को और मजबूत करना भी आता था। सबसे बड़ी बात, यहाँ अनलिमिटेड सेल्फ सर्विस भी था और एक ऐसा ट्रेनिंग रूम जहाँ मॉन्स्टर्स कभी खत्म ही नहीं होते थे। ऐसी जगह को मैं भला कैसे छोड़ सकता था? लेकिन जब उन तीनों ने मेरी तरफ देखा तो इस बार वो मुझसे भी ज्यादा शौक में पड़ गए, क्योंकि मैं भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। एक और भीषण लड़ाई शुरू हुई। कुछ देर बाद मरने से पहले ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी की आंखें शौक से भरी हुई थीं। उसकी शुरुआती तिरस्कार भरी नजरें अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। हमारे लॉर्ड ने तो हमें पहले से ज्यादा ताकत दी थी, फिर तुम्हारी ताकत मुझसे भी तेज कैसे बढ़ रही है? मैंने बस बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, ऐसा है क्या? शायद तुम लोग ही बहुत कमजोर हो। इतना कहकर मैंने ज़ॉम्बी बुल की बॉडी का एक हिस्सा फाड़ लिया और वहीं बैठकर उसे खाना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात थी, इसका स्वाद बिल्कुल फ्लैश माउंटेन के मांस जैसा था। क्या ये सारे ज़ॉम्बीज यहीं के मांस से बनाए गए हैं? उसी समय दूसरी तरफ 3 पुरुष और एक महिला, यानी चारों कमांडर्स साथ बैठकर आराम कर रहे थे। चारों की नजरें सामने टिकी हुई थीं। उनके दिलों में धीरे धीरे निराशा घर करने लगी। फ्लैश माउंटेन के अंदर आने के बाद न सिर्फ उनकी ताकत दबा दी गई थी, बल्कि उन्हें 2 ऐसे ज़ॉम्बीज ने हमला करके रोक रखा था जो बार बार जिंदा हो जाते थे। शुरुआत में उन्होंने फ्लैश वॉल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें वो उसे खोल ही नहीं पाए। और कुछ ही मिनटों बाद वही दोनों ज़ॉम्बीज फिर से लौट आते। इतना ही नहीं, हर बार जिंदा होने के बाद उनकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाती। अब चारों की अंदरूनी एनर्जी भी लगभग खत्म होने वाली थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली लड़ाई में किसी की जान जा सकती थी और उसके बाद हो सकता था कि पूरी टीम यहीं खत्म हो जाए। स्पष्ट था कि उनमें से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अंदर के ज़ॉम्बीज के पास रिवाइव होने की एबिलिटी भी होगी। ओल्ड जंग, क्या तुम्हें कोई गुनगुनाहट सुनाई दे रही है? ये सुनते ही चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। लगता है सच में कोई है, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसी अंधेरे से फटे पुराने कपड़े पहने एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आया। उसने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए थे, मानो आराम से टहलता हुआ इधर आ रहा हो। अभी अभी थोड़ा आराम करने वाले चारों कमांडर्स तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गए। सेकंड टियर ज़ॉम्बी नहीं, ये मुझे बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है। उनकी थर्ड टियर की परसेप्शन बेहद सटीक थी। हालांकि सामने वाला सिर्फ सेकंड टियर था, लेकिन उससे निकलने वाला खतरे का एहसास बिल्कुल झूठा नहीं हो सकता था। मैंने पहले उन चारों को ध्यान से देखा, फिर वहीं रुक गया। अब तक इंसानों से हुई पिछली मुलाकातों ने मुझे एक बात अच्छी तरह समझा दी थी। उनके फैसले बहुत तेज और सटीक होते हैं। वो सच में एक्शन लेने में माहिर होते हैं। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो कोई भी पीछे नहीं हटता। अरे अरे अरे, मैं सलाह दूंगा कि हमला मत करना। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुमने पहले हमला किया तो मैं भी बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। सॉन्ग हाउजे ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ एक सेकंड टियर ज़ॉम्बी, तुझे इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? सब लोग पहले इस ज़ॉम्बी को जल्दी खत्म करो, वरना थोड़ी देर में बाकी 2 थर्ड टियर ज़ॉम्बीज फिर से रिवाइव हो जाएंगे। उसी समय ज्यादा दूर नहीं, एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, तुमने बार बार हमारा अपमान किया है, मर जाओ। तीनों ज़ॉम्बीज अविश्वसनीय स्पीड से मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने चारों ह्यूमन कमांडर्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, उनके ऊपर से छलांग लगाई और सीधे मेरी तरफ टूट पड़े। ये देखकर चारों कमांडर्स पूरी तरह दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज आपस में लड़ रहे हैं और वो सेकंड टियर ज़ॉम्बी ऊपर से उसी का पलड़ा भारी लग रहा है। कुछ ही देर बाद जो ज़ॉम्बीज पहले कमांडर्स से लड़ रहे थे वो भी फिर से रिवाइव होकर लौट आए। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम तीनों क्या कर रहे हो? पहले इंसानों को मारो। जमीन पर गिरा ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी जोर से दहाड़ा। नहीं, पहले उस
सेकंड टियर ज़ॉम्बी को मारो। वो बार-बार हमारे लॉर्ड का अपमान कर रहा है। हम उससे अकेले नहीं जीत सकते। 2 नए थर्ड टियर ज़ॉम्बीज़ भी आ पहुंचे। उन्होंने बस एक पल सोचा और फिर सीधे लड़ाई में कूद पड़े। जो भी हमारे लॉर्ड का अपमान करेगा उसे मरना ही होगा। लेकिन ये देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं हंस पड़ा। अच्छा, 2 और आ गए। वैसे भी अभी स्पारिंग पार्टनर्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम पड़ रही थी। उसी समय मैं एट्रीब्यूट पॉइंट्स बांट रहा था और साथ ही एक जोरदार विप किक घुमाकर सामने वाले के सिर पर मार दी। डुअल ब्लेड ज़ॉम्बी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। वो सीधे उड़कर दूर जा गिरा। उसी वक्त एक क्लॉ ज़ॉम्बी ने पीछे से स्नीक अटैक किया। मैंने उसका पंजा पकड़ लिया। कड़क! अगले ही पल मैंने उसका पंजा सीधे तोड़ डाला। ये मॉन्स्टर आखिर आया कहां से है? हू जिंग का मुंह शॉक से इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा आ सकता था, क्योंकि उन पंजों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका सोनिक बूम भी उन्हें नहीं तोड़ पाया था। लेकिन एक सेकंड टियर ज़ॉम्बी ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया। आखिरकार पहला ज़ॉम्बी गिर गया। उसका सिर एक किक में फट गया। जांग होंग की आंख फड़क उठी। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ज़ॉम्बीज आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये बुरी बात भी नहीं थी। कम से कम उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ा और समय मिल गया। लेकिन वो खुश भी नहीं हो पाए थे कि बाकी ज़ॉम्बीज भी एक एक करके गिरने लगे। मैंने आराम से फ्लैश वॉल से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा। बिना किसी झिझक के उसे सीधे मुंह में डाल लिया। मेरे पूरे शरीर पर घाव थे, लेकिन वो सब नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से भरने लगे। लगातार कई टुकड़े खाने के बाद मैंने आखिर उन चारों की तरफ देखा। अब भी लड़ना चाहते हो? ये सुनकर जांग होंग ने बेबसी से सिर हिला दिया। लग रहा था कि उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। इतना ताकतवर ज़ॉम्बी, ऊपर से चारों पहले ही बुरी तरह घायल थे। अगर वो पूरी ताकत में भी होते तो बाहर लड़ाई का नतीजा क्या होता, ये भी कहना मुश्किल था। इसके बाद मैं उन चारों के पास से आगे बढ़ गया, लेकिन जितना अंदर जाता गया उतना ही अजीब महसूस होने लगा। चारों तरफ फैली लाल रोशनी और भी डरावनी होती जा रही थी। अगर पिछली लड़ाइयों में मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स मेरी ताकत न बढ़ाते तो शायद मुझे लगता कि मैं किसी इल्यूजन में फंस गया हूँ। इसलिए मैंने फिर फ्लैश वॉल से मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। सिर्फ इसी तरह खाते खाते मैं 100 जिन से भी ज्यादा मांस खा गया। लेकिन मेरा पेट भरने की बजाय मेरी भूख और भी बढ़ती चली गई। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ हम एक हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं और भी कंफ्यूज्ड हो गया, इसलिए मैंने अपनी चाल और तेज कर दी। चलते चलते लगातार मांस खाता रहा, एक पल के लिए भी नहीं रुका। जल्द ही मैंने महसूस किया कि आसपास की रोशनी लगातार कम होती जा रही थी, मानो मैं सीधे किसी अथाह एबिस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे कानों में गूंजती फुसफुसाहट भी लगातार तेज होती जा रही थी। वो हर पल मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। जब भी ऐसा होता, मैं खुद को जोर से थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करता, लेकिन आखिरकार मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर किसी चीज से कसकर बंधा हुआ था, मानो मुझे पूरी तरह लपेट दिया गया हो। मैंने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। मैंने पूरी कोशिश की कि याद कर सकूं आखिर हुआ क्या था। मुझे याद था कि मैं लगातार दौड़ता जा रहा था और दौड़ते दौड़ते ही मेरी चेतना खो गई। नहीं, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है रास्ते में मेरी मुलाकात किसी ज़ॉम्बी से हुई थी। चलो 1 घंटा पहले की बात पर लौटते हैं। रो माउंटेन के कोर एरिया में फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एक खुला मैदान था। उसके बिल्कुल बीचों बीच स्विमिंग पूल जितना बड़ा एक चौकोर ब्लड पूल बना हुआ था। उस ब्लड पूल के बीच एक ह्यूमनॉइड ज़ॉम्बी बैठा था, लेकिन उसका पूरा शरीर मांस के ढेरों से ढका हुआ था। उसके शरीर पर न स्किन थी और न ही कोई फेशियल फीचर्स। एक बड़े कटोरे जितनी मोटी ट्यूब सीधे ब्लड पूल से जुड़ी हुई थी। ब्लड पूल के ऊपर और नीचे अनगिनत मांस और खून की नसें फैली हुई थीं। फेसलेस ज़ॉम्बी की आवाज बेहद ठंडी थी। ये निकम्मे इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाए। लगता है मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो मेरे सामने आ पहुंचा। एक बेहद शक्तिशाली मेंटल फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैल गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हम दोनों में से किसी ने भी एक शब्द बेकार नहीं कहा। मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने टेंटिकल्स को कंट्रोल करके मुझे बांध लिया और अपने साथ ले गया। उसके बाद उसे वो चारों इंसान भी मिल गए और उसने उनके साथ भी बिल्कुल यही किया। लेकिन काफी देर तक संघर्ष करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने सीधे मुंह खोलकर टेंटिकल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैंने अपने सामने मौजूद टेंटिकल का एक बड़ा हिस्सा चबा डाला। उधर फेसलेस ज़ॉम्बी चारों इंसानों से ठंडी और घमंडी आवाज में बोला, मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें अमृता दूंगा। उसके चारों ओर फैली मेंटल फ्लक्चुएशन और एनर्जी थर्ड टियर ज़ॉम्बी से भी कहीं ज्यादा थी। चारों कमांडर सिर्फ एक ही मुकाबले में पूरी तरह लड़ने की क्षमता खो चुके थे। उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर वो अपनी पूरी ताकत में भी होते, तब भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाते। क्या इंसान सच में ऐसी चीज से लड़ सकते हैं? लेकिन जांग होंग हैरानी की बात थी कि बिल्कुल शांत थी। उसने पूछा, हमें तुम्हारे सामने समर्पण करने की जरूरत ही क्यों है? क्या तुम्हारी एबिलिटी पर कोई लिमिट है? उसे पता था कि अब घबराने का कोई फायदा नहीं। मरने से पहले जितनी जानकारी मिल सके उतना बेहतर होगा। फेसलेस ज़ॉम्बी थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर भी उसने धैर्य से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी आत्माओं